हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, ये तीनों पार्ट को हमने जो है हमारे फर्स्ट लेक्चर में क्या किया है, कंप्लीट किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में एनसीईआरटी में जितनी भी बातें दी गई हैं और कुछ वहां पे एडिशनल पॉइंट्स भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। पेन ताकि आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, और कॉपी इसलिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको नोट्स जरूर से बनाने चाहिए। तो नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस क्लास। तो प्रीवियस क्लास से यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन जो है लेकर के आया है, जो कि आपको फिल करना है और आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे नहीं बता रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसीज हैं उनका डायमीटर कितना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको बताना है। न्यूक्लियस इन सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था, आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, तो उसका यहाँ पे लेंथ कितना है उसको आपको बताना है। एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दो सेल हमने पढ़ी थी, तो किसमें जो है ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है, ये आप बताना। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं 8.4 प्रोकैरियोटिक सेल्स। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें यहाँ पे टाइप्स दिया गया है, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक बैक्टीरिया होती है, साइनोबैक्टीरिया। आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ये एल्गी का पार्ट होगा, नहीं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो कि यू बैक्टीरिया में आते हैं। माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आपको इस इमेज में आपको पीपीएलओ जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इतने छोटे स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये आपको किस में दिखेंगे, सारे के सारे माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, ऐसे ही कहीं पर नहीं दिखेंगे। ओके, नाउ दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, एंड मल्टीप्लाई रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर 8.2 में देख सकते हैं। देखो ये क्या है, फिगर 8.2, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे यूकैरियोट सेल है, कितना है इसका साइज, 10 to 20 माइक्रोमीटर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज है 1 to 2 माइक्रोमीटर दिया गया है। एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो 0.00 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। पीपीएलओ की बात करें अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, एंड वायरस की बात करें तो 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, स्मॉलर होती हैं, किन से, यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल्स का यहाँ पे साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर है, लेकिन आप अगर बैक्टीरिया को देखें तो 1 to 2 माइक्रोमीटर है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइज कंपैरिजन। अब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, रैपिड डिवीजन की। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोकैरियोटिक सेल को रखा और यहाँ पे आपने यूकैरियोटिक सेल को रखा। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो जल्दी से डिवाइड करके इस बॉक्स को फटाफट भर देगा एज कम्पेयर टू किसके, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इनका जो मल्टीप्लीकेशन जो टाइम है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब ये कम समय में बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। तो इनका जो शेप एंड साइज होता है वो आपको बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, वैरायटीज देखने को मिलेंगी।
The four basic shapes of bacteria are bacillus rod-like, coccus spherical, vibrio, comma and spirulum spiral. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्स्ट दिया गया है फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया का, लेकिन हमने ये सेम चीज कहाँ पे पढ़ी है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका ये इमेज है फिगर 2.1, आप जा करके देख सकते हैं। बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप, तो यहाँ पे कोकस के बारे में दिया गया है, कोकाई, ये कौन से शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। बेसिलस, बेसिलस इज रॉड लाइक, ठीक है, तो ये बेसिलाई यहाँ पे दिया गया इमेज। सेकंड क्या है यहाँ पे? विब्रियो, तो विब्रियो जो है कॉमा शेप का होता है, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कॉमा शेप की तरह है। एंड स्पाइरुलम जो है स्पाइरल, इस तरह से स्पाइरल होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पाइरुलम। तो ये जो स्पाइरुलम है, इनमें आपको यहाँ पे दोनों साइड पे फ्लैजिलम देखने को मिल रहा है। और फ्लैजिलम क्या होता है? लोकोमेट्री ऑर्गन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो इमेज है इसको आप क्या करेंगे? अभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। देखो, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो वो सब में क्या होता है? जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, तो वो सब में क्या है? फंडामेंटली सिमिलर ही होते हैं, बेसिक टाइप ही वहां पे आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी वो शेप में एंड फंक्शन में बहुत ज्यादा आपको वैरायटी जो है उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल वॉल है किसको सराउंड करके रखता है? सेल मेम्ब्रेन को रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल है तो ये क्या हो जाएगा? ये सेल मेम्ब्रेन, तो उसके ऊपर में आपको ये इस तरह से क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को और हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है, किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स है सब में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा है। और वहां पे भी उसमें क्या लिखा है कि इनमें जो है माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, सेल वॉल जो है इनमें एब्सेंट होता है। तो दो चैप्टर में सेम बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। देर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। नेकेड का मतलब क्या होता है? अनकवर्ड, ठीक है। जैसे हमने सेल पढ़ा था, सेल के अंदर यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, ठीक है। तो जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये चीज हमने कल बात की थी। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो क्या होता है? कवर्ड होता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा? नेकेड होगा। नेकेड का मतलब क्या होता है? अनकवर्ड होगा, ओके। इसलिए यहाँ पे लिखा है द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वॉल्व्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नॉट इन्वॉल्व्ड का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू वो घिरा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होगा। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? नेकेड हो जाएगा। नेकेड को आप यहाँ पे अनकवर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, अनकवर्ड हो जाएगा। और इस नेकेड जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? न्यूक्लियोइड यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो जो नेकेड जेनेटिक मटेरियल उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। In addition to the genomic DNA, the single chromosome या फिर circular DNA. Many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. Okay.
तो यहाँ पे ये जो नेकेड जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीनोमिक डीएनए। अब इनमें जीनोमिक डीएनए के नाम पे क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए होता है, या यही इसी को आप क्या कह सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम या फिर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो ये इनका क्या हो जाएगा, मेन जेनेटिक मटेरियल है, जीनोमिक डीएनए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इन एडिशन टू जेनेटिक मटेरियल, तो ये जो इसके अलावा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा एक और जो है वहां पे स्मॉलर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे, ठीक है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। अब ये जो प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो भी सकते हैं और प्रेजेंट नहीं भी हो सकते, ठीक है। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। कन्फर्स का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं वो प्रोवाइड करता है, या उसकी वजह से एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है उस बैक्टीरिया में शो होता है, या वो बैक्टीरिया जो है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स क्या है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर दिया गया है, क्या, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, देखो, ये जो प्लाज्मिड है वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इस तरह से क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसमें बहुत सारे इस तरह से क्या होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन्स कह देते हैं, ओके। अभी के लिए आप मान लीजिए ये सर्कुलर इस तरह से प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इस तरह से प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और इसमें ये क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, एंटीबायोटिक्स हमें पता है क्या, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो पेनिसिलिन होता है, एमॉक्सिसिलिन होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है, तो ये सारे क्या है, एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पे दो बैक्टीरिया है, यहाँ पे इस वाले बैक्टीरिया में ये क्या है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और इसमें जो है प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और अदर सेलुलर स्ट्रक्चर है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड बनाई। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एक टेट्रासाइक्लिन हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन हम एंटीबायोटिक का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे आप एमॉक्सिसिलिन भी खाते हैं, ठीक है, जब भी आपको कुछ कोई इन्फेक्शन होता है, या जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर आपको आप डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, तो आपके पास वहां पे एक एंटीबायोटिक्स का भी एक टैबलेट होता है, ओके। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन का। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन हो गया, इमोक्सिसिलिन हो गया, जिसको हम खाते भी हैं, वो किस लिए होता है, वो बैक्टीरिया को या कोई भी जो पैथोजन है उसको किल करने के लिए होता है, ठीक है। किस क्या करने के लिए होता है, किल करने के लिए। अब क्या होता है, अगर इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और ये जो प्लाज्मिड है इसमें जो ये जो टेट्रासाइक्लिन है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एंटी टेट्रासाइक्लिन सेगमेंट प्रेजेंट होगा। एंटी टेट्रासाइक्लिन सेगमेंट प्रेजेंट होगा किसमें, प्लाज्मिड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। तो जब मैं इन दोनों बैक्टीरिया को, ठीक है, इन दोनों बैक्टीरिया को मैं क्या दे रही हूँ, टेट्रासाइक्लिन दे रही हूँ दोनों बैक्टीरिया को। लेकिन इसमें ये जिस जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, इंटर टेट्रासाइक्लिन सेगमेंट है। तो ये जो एंटी टेट्रासाइक्लिन सेगमेंट है, ये क्या करेगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं, उससे वो क्या करेगा, फाइट करेगा, और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो है किल नहीं होगा। लेकिन जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है, उसको अगर आप टेट्रासाइक्लिन दोगे, तो प्लाज्मिड नहीं है, तो एंटी टेट्रासाइक्लिन वहां पे सेगमेंट भी नहीं होगा। तो इस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से फाइट कौन करेगा, वहां पे फाइट करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये जो बैक्टीरिया है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो ये जो प्लाज्मिड है, इसमें इसी तरह से बहुत सारे सेगमेंट जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिससे जो है ये बैक्टीरिया है वो क्या होता है, वहां पे रेजिस्टेंस हो जाता है किसी भी एंटीबायोटिक को लेकर के। यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे ये जो प्लाज्मिड है वो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर दे रहा है, और ये फिनोटिपिक कैरेक्टर का एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ओके। Now, in higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। तो देखो,
यहाँ पे ये क्या है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, ये दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे इनका ये जीनोमिक डीएनए क्या है, प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक ये जो बैक्टीरिया है इसका जेनेटिक मटेरियल इसके में चला गया, ठीक है, या फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो इसके में आ गया। तो ये सारी इसको ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको भी कौन रेगुलेट कर रहा है, ये जो प्लाज्मिड है वो रेगुलेट कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हायर क्लासेस ज्यादा दूर नहीं है, हम क्लास 12th में ही ये सारी चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो प्लाज्मिड है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये जो प्लाज्मिड है ये आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए होता है। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए के मतलब यहाँ पे क्या है, जो जीनोमिक डीएनए है उसके अलावा जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो मेन जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अलावा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए होता है ये, एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये, जो है अपने रेप्लिकेशन के लिए जो जीनोमिक डीएनए है, मेन डीएनए, उस पर डिपेंड नहीं होता, वो खुद से जो है रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट करने का मतलब जैसे ये एक प्लाज्मिड है तो एक प्लाज्मिड से यहाँ पे दो प्लाज्मिड हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो रेप्लिकेशन वो खुद से कर सकता है आउटसाइड दी जीनोमिक डीएनए। ओके, दिस इज द सेम लाइन। तो यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए है, या एडिशन टू जीनोमिक डीएनए है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, स्मॉलर सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकेरियोट्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकेरियोट्स में बहुत अच्छे से फाउंड होता है, प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है। नाउ नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। तो ये चीज हमने कल ही बात किया था, लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट, ठीक है। कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, तो यूकेरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें जो है इतना एडवांसमेंट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो ऑर्गेनेल्स लाइक दी वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीजें जो है आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेंगी, वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट वन, ठीक है। एक्सेप्ट वन, कौन, राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है वो आपको प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा एंड यूकेरियोट्स में भी देखने को मिलेगा। हाँ, इनका जो कंपोजिशन होता है, यूकेरियोट का राइबोसोम का कंपोजिशन अलग होता है, प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम का कंपोजिशन अलग होता है, ठीक है। लेकिन राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज हमने कल भी देखी थी। नाउ प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में कुछ यहाँ पे ये जो प्रोकैरियोट्स है इनमें कुछ यूनिक प्रेजेंट होता है, और उस यूनिकनेस का क्या है न, क्या नाम है यहाँ पे, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे इंक्लूजन्स यहाँ पे बोला जा रहा है। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जिसको आप कह सकते हैं इनसाइड द सेल, जिसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोला जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मिजोसोम कहते हैं। Mesosome is the characteristics of the prokaryotes. They are essentially infoldings of the cell membrane। तो ये जो मेसोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में यूनिक कैरेक्टर क्या है कि इनमें तो क्या होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोकैरियोट्स यूनिक कैरेक्टर। तो इनमें क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मीजोजोम प्रेजेंट होता है जिसके बारे में हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन्स बॉडी, इंक्लूजन्स, या इसको इंक्लूजन बॉडी भी हम कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोट का क्या है, यूनिक कैरेक्टर्स है। जो प्लाज्मिड है, मीजोसोम है, इंक्लूजन बॉडी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो मीजोसोम है ये इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पिछले क्वेश्चंस में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम
आगे बढ़ते हैं। 8.4.1 सेल इन्वेलप, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे बात होगी। जो भी सेल मेम्ब्रेन हो गया या सेल कवरिंग की हम बात करते हैं, एंड इट्स मॉडिफिकेशन। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वेलप का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे कवर, कवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसका जो यहाँ पे सेल इन्वेलप है वो क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो सेल कवर है, ये क्या है, सेल है। ठीक है, इसके ऊपर में जो कवर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सेल कवर कहेंगे। तो ये जो सेल कवर है वो कैसा होता है, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया, ग्लाइकोकेलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड एंड देन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया सेल है, जिसमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप प्रेजेंट है, सेल कवरिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सारे के सारे टाइटली बाउंड, और ईच लेयर का, ठीक है, ये तीनों के तीनों लेयर का डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको फंक्शन जो है देखने को मिलेगा। और ऑल टुगेदर सारे के सारे मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल वॉल आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे सेल वॉल आएगा। फिर सेल वॉल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये जो सेल है इसकी जो थ्री टाइटली बाउंड, और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, और 3 लेयर है, तीनों के अलग अलग फंक्शन होंगे, और सारे के सारे आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह ये क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, नाउ all although each layer of envelope performs the distinct function, ठीक है, each layer के पास अलग अलग अपना अपना काम होगा। they act as together as a single protective unit, लेकिन अगर वो टुगेदर की बात करें, साथ में वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वो काम करते हैं। Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. ओके, तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर सेल इन्वेलप। तो सेल इन्वेलप के डिफरेंस के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को यहाँ पे 2 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इसको जो है डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे स्टेनिंग प्रोसीजर का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग प्रोसीजर का क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि बनाया गया है किसके द्वारा, ग्राम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ग्राम जो है साइंटिस्ट का नाम है। नाउ those that take up the gram stain are gram positive and those that do not are called gram negative bacteria। तो देखो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया सेल्स हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राम स्टेन जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया सेल्स है उसको हम पेट्री प्लेट या पेट्री डिश होता है इस तरह का, ठीक है, उसमें हम डालेंगे। इसमें बैक्टीरिया सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राम स्टेन हम यहाँ पे डालेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया सेल जो है ग्राम स्टेन को ले लेंगी। ठीक है, ग्राम स्टेन को ले करके ये पर्पल या वॉयलेट कलर की हो जाएंगी। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ सेल्स होंगी, बैक्टीरियल सेल्स होंगी, जो कि ग्राम स्टेन को नहीं लेंगी। ठीक है, डू नॉट टेक, मतलब ग्राम स्टेन के रंग में वो नहीं रंगेंगी। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात क्या आती है, एक हो गया क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक हो गया क्या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर की हम बात कर रहे थे, ग्लाइकोकैलिक्स, तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और यही जो ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है, ये क्या होता है, वायरुलेंस होता है। वायरुलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या है, डिजीज कॉजिंग। ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अगर मेरे कांटेक्ट में आ रहा है तो मुझे वो डिजीज कॉज कर सकता है। क्यों, क्योंकि उनमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ग्राम स्टेन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्राम स्टेनिंग है, तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है, ये क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है, used to clarify bacteria into 2 groups based on their cell wall structure।
तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमको देखने को मिलता है पर्पल एंड वॉयलेट, एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक एंड रेड। तो ग्राम स्टेनिंग के बाद हमको ये दो कलर के बैक्टीरिया हमको देखने को मिलते हैं। दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय हेंस क्रिश्चियन ग्राम 1884। यहाँ पे स्टेप्स लिखा गया है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेन हम क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे, तो बोथ ग्राम एंड ग्राम बैक्टीरिया टेक अप दी वॉयलेट कलर। तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों के दोनों यहाँ पे वॉयलेट कलर में स्टेन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जब हम क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे तब। नाउ मॉर्डेंट एंड मॉर्डेंट, जिसको हम आयोडीन सोल्यूशन कह रहे हैं, उसके बाद हम आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। इट फॉर्म्स द क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इनसाइड सेल मेकिंग द डाई सिक। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का जो पार्ट होता है, तो यहाँ पे जो आयोडीन सोल्यूशन जा करके क्या बना लेता है, क्रिस्टल वॉलेट बना लेता है। क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और जो सेल है उसको क्या करता है, ये डाई कर देता है, कलरफुल कर देता है। फिर उसके बाद हम इसमें डी कलराइजर डालेंगे, जैसे कि अल्कोहल एंड एसीटोन। तो जैसे यहाँ पे जो कलर्ड सेल्स हैं, ठीक है, जो कलर्ड सेल्स हैं उसमें आप अल्कोहल या एसीटोन डालेंगे, तो वहां पे क्या होता है, ये जो है कलर को वॉश कर देते हैं। कौन? अल्कोहल एंड एसीटोन जो है। तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन रिटेन दी डाई रिमेन वॉयलेट। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि डाई को क्या कर लेते हैं, पकड़ के रख देते हैं। आप उसमें अल्कोहल या एसीटोन भी डाल रहे हैं तो वहां पे वो कलर जो है नहीं छूटेगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें थीन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है। तो थीन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है तो क्या होता है, वहां पे जो डाई है उसको वो अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाता है। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन लूज दी डाई। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन किसको बोल रहे हैं हम, ग्लाइकोकैलिक्स को बोल रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बोल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कलर को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हो जाता है, कलरलेस, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे वॉयलेट कलर का हो जाता है। अब इसके बाद हम काउंटर स्टेन डालेंगे, जिसको हम सेफ्रेनिन कह रहे हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑलरेडी वॉयलेट कलर का है, तो उसमें सेफ्रेनिन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो टेक अप दी रेड पिंक कलर फ्रॉम दी सेफ्रेनिन। तो ये कैसे, कौन से कलर के हो जाते हैं, रेड एंड पिंक कलर के हो जाते हैं ड्यू टू सेफ्रेनिन। ओके, तो यहाँ पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमको क्या क्या देखने को मिले, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। कलर आफ्टर स्टेनिंग, स्टेन करने के बाद ये पर्पल एंड वॉयलेट कलर में हो गए। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक एंड रेड कलर में ड्यू टू सेफ्रेनिन। ठीक है, रीजन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पर्पल वॉयलेट कलर आया क्योंकि इनमें थिक पेप्टिडोग्लाइकेन क्रिस्टल वॉयलेट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बन जाता है, किसमें, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ऑफ सेल वॉल में। थिन वॉल की अगर हम बात करें तो थिन वॉल आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन लूजेस क्रिस्टल वॉलेट। तो यहाँ पे जो आयोडीन जब हम डाल रहे थे तो यहाँ पे क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स बना था। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है, वो कलर को छोड़ देता है, और उसके बाद फिर वो सेफ्रेनिन को एज अ कलर वो ले लेता है, इसलिए वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक एंड रेड कलर का आपको दिखाई देता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, नाउ अब हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कंपोजिशन एंड थिकनेस में क्या होता है, डिफर करता है। ठीक है, अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया इट कुड बी लूज शीट called the slime layer in some, while in others it may thick and tough called the capsule। तो ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। इनका जो कंपोजिशन एंड थिकनेस होता है ये क्या करता है, वेरी करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है अगर ये प्रेजेंट है एज अ शूट, एज अ लूज शीट, ठीक है, लूज शीट की तरह अगर प्रेजेंट है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। और ये जो स्लाइम लेयर है ये किसमें हेल्प करता है, बैक्टीरिया को ग्लाइडिंग एंड प्रोटेक्शन। ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वो लूज शीट के रूप में प्रेजेंट है उसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे, और वो ग्लाइड करेगा वो, ठीक है, स्लाइमी स्लाइम। ओके, अगर ये प्रेजेंट है थिक एंड टफ लेयर की तरह तो उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। तो ये जो कैप्सूल है ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, इसको आकर के कोई बड़ा बैक्टीरिया कोई और चीज क्या करे, इनगल्फ करके उसको खा ले रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो ये जो कैप्सूल है ये बहुत ज्यादा थिक एंड टफ एंड हार्ड लेयर हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस करना है या किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है खा लेना जो है क्या हो जाएगा, वहां पे टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फेगोसाइटोसिस को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इंक्रीजेस वायरुलेंस, तो ये क्या करता है, वायरुलेंस इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे पैथोजेनिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
यहाँ तक बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो सबसे फर्स्ट लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन वाला, तो ये क्या है यहाँ पे? कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। नाउ द सेल वॉल determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. ठीक है, that is the very important point. तो ये जो सेल वॉल है किससे बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर एंड म्यूरिन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो कलर जो ले रहा था ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ये किसमें बन रहा था? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, एंड पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर किसमें आ जाएगा? सेल वॉल में आ जाएगा। ठीक है। नाउ सेल वॉल क्या करता है? डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, सेल को क्या करता है? वो शेप देता है, डिटरमाइन करता है शेप। प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट्स बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। तो बैक्टीरिया को वो क्या करता है? बर्स्ट होने से, फूटने से, ठीक है, एंड कोलैप्स होने से क्या करता है? बचाता है। कौन बचाता है? सेल वॉल बचाता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो ये क्या करता है? सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसी को भी अंदर आने नहीं देता। ठीक है, वो सिलेक्टिव होता है कि कौन जो है सेल के अंदर आ सकता है और कौन जो है अंदर नहीं आ सकता। तो ये जो नेचर है उसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। ओके, एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। द दिस मेंबर इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकेरियोट्स। ओके, तो यहाँ पे जो यूकेरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आपको सिमिलर किससे देखने को मिलेगा? यूकेरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सिलेक्टिव परमिएबल नेचर होगा, इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। प्रोकैरियोट्स का मेम्ब्रेन जो है यूकेरियोट्स के मेम्ब्रेन के इक्वल होगा। इक्वल होगा इसका मतलब वहां पे सिमिलर स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होगा, टोटली इक्वल नहीं होगा वहां पे। ठीक है, नाउ तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? इनर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन से ये क्या होता है? मिलकर के बना हुआ होता है। कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, इसीलिए तो यहाँ पे किसको क्या कहा गया है? सिलेक्टिवली परमेबल कहा गया है। एंड फॉर्म्स मीजोसोम इनफोल्डिंग्स। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही क्या करता है? मीजोसोम फॉर्म करता है। अब मीजोसोम फॉर्म कैसे करेगा? देखो, सबसे आउटर लेयर यहाँ पे इस इमेज में आपको कैप्सूल दिख रही है। कैप्सूल के बाद यहाँ पे ये जो लेयर है ये क्या दिख रहा है? सेल वॉल, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर का बना होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल मोटा होगा एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल पतला होगा, थिन होगा। अब उसके बाद सबसे अंदर में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैप्सूल, सेल वॉल, अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस तरह से क्या हो जाएगा? इनफोल्ड हो जाएगा। तो ये जो इनफोल्डिंग है इसी को हम क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। अब मीजोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम होता है। तो उसके पहले हम यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सेल वॉल थिकनेस की बात करें ग्राम पॉजिटिव में तो थिक होता है 20 टू 80 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power - 9 मीटर। ओके, ये यूनिट आपको याद रखना है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये थिन होता है, पतला होता है, 7 to 8 नैनोमीटर। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वेरी थिक, बहुत ज्यादा थिक होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होता है। आउटर मेम्ब्रेन किसको बोल रहे हैं हम? ग्लाइकोकैलिक्स को कह रहे हैं। आप यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स भी लिख सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट एंड इसमें प्रेजेंट। और ये किससे बना होता है? लिपोपॉलीसेकेराइड से। किससे बना हुआ होता है? लिपोपॉलीसेकेराइड। थिकोइक एसिड एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में लो एंड इसमें हाई। पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट और वेरी स्मॉल, एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड। तो पेरीप्लाज्मिक के स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, एंड यहाँ पे, ठीक है, तो इन सबके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ग्राम स्टेनिंग कलर की बात करें तो ये पर्पल एंड व्हाइट कलर हो जाते हैं पॉजिटिव वाले, एंड ये पिंक एंड रेड। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इकोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो, स्यूडोमोनास एंड निजेरिया। तो ये जितने भी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना ये सारे के सारे डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी क्या करता है? टाइफाइड कॉज करता है ह्यूमंस में। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ग्लाइकोकैलिक्स लिपोपॉलीसेकेराइड, उसकी वजह से वायरुलेंस हो जाता है
या फिर आप क्या कह सकते हैं, पैथोजेनिक हो जाता है, डिजीज कॉज करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेस रेजिस्टेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोर रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो ये यहाँ पे क्या दिया गया है, इमेज दिया गया है बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे सबसे आउटर लेयर कैप्सूल, फिर उसके बाद सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ a special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of the plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamina. Okay, तो यहाँ पे जो मेसोसोम है ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही बात है। तो ये किस फॉर्म में, या तो वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ट्यूब्यूल्स या लेमिना। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से वेसिकल के फॉर्म में हो जाएगा, इस तरह से ट्यूब्यूल के फॉर्म हो जाएगा, एंड लेमिना के फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो इस तरह से क्या हो जाएगा, लेमिना के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लेमिना के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो जैसे ये सेल वॉल है तो ये जैसे ये वेसिकल बन गया, यही स्ट्रक्चर टिब्यूल बन जाएगा और लेमिना बन जाएगा या लेमिलिन। ओके, अब मेसोसोम का फंक्शन की अगर हम बात करें, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के बाद जो भी सेल बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स कहते हैं। तो डॉटर सेल्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होकर के जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे डीएनए का, उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, they also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. Okay, तो यहाँ पे जो फंक्शन है मेसोसोम का, तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेट करने में हेल्प करेंगे, एंड डॉटर सेल्स में उस डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में भी हेल्प करेंगे। रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस, कुछ भी अगर सिक्रीट करना है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर ये क्या है, बैक्टीरिया का, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके आगे सेल वॉल एंड कैप्सूल जो है प्रेजेंट होगा। अगर ये बैक्टीरिया इस तरह से है और बैक्टीरिया यहाँ पे कैसा है, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा या इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सरफेस एरिया को बढ़ा करके क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो भी एंजाइमेटिक कंटेंट है वहां पे, तो उसके लिए अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ताकि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, नाउ in some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. Okay, तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, तो ये जो मेसोसोम है, जिस तरह के यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो एक्सटेंट होकर के बन रही है, ठीक है, तो इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उनमें भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, पिगमेंट कंटेंट करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके लिए हम इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में ब्लू कलर का भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का भी यहाँ पे पिगमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो साइनोबैक्टीरिया में ऐसे सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो है पिगमेंट कंटेन करके रखते हैं, जिसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। नाउ bacterial cells may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall and called flagella. तो बैक्टीरियल सेल जो है नॉन मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब फ्लैजिला एब्सेंट। और फ्लैजिला क्या है, लोकोमेट्री ऑर्गन होता है। लोकोमेट्री ऑर्गन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे वो जाने में हेल्प करते हैं। मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला यहाँ पे क्या है, अगर बैक्टीरिया सेल मोटाइल है तो वहां पे फ्लैजिला जो है यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और कैसा होता है, थिन एंड फिलामेंटस होता है, एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वैरायटी शो करता है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, और वो किस तरह से अरेंज है। तो इसीलिए फिर हम इनको डिवाइड करते हैं इस तरह से, अगर बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला ही प्रेजेंट है तो उसको मोनोट्राइकस कहेंगे। अगर फ्लैजिला में एक ही साइड जो है फ्लैजिला प्रेजेंट, बैक्टीरिया में एक ही साइड फ्लैजिला प्रेजेंट है और बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसको हम लोफोट्राइकस कहेंगे। बैक्टीरिया है और दोनों साइड एक एक फ्लैजिला जो प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस कहेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, दोनों साइड यहाँ पे क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस।
पेरीट्राइकस की अगर हम बात करें तो पेरीट्राइकस में यहाँ पे क्या है, सारे साइड से जो है फ्लैजिला जो है इस तरह से निकला हुआ रहेगा, उसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे, पेरीट्राइकस। तो ये सारे जो नाम है ये आपको याद रखना है। एम्फीट्राइकस का एग्जांपल हमने स्पाइरुलम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 2.1 जो इमेज है उसमें हमने इस तरह से देखा था उसको, ठीक है, इस तरह से वहां पे दोनों साइड से फ्लैजिला निकले थे, तो वो क्या था, एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरिया। ओके, नाउ बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल्फ सरफेस टू द आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो फ्लैजिला होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल टू दी सेल, तो सेल से वो पूरा का पूरा बाहर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको तीन पार्ट देखने को मिलता है, एक होता है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो फिलामेंट जो होता है ये क्या होता है, सेल के जो पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सटर्नली यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, कौन, फ्लैजिला। ठीक है, जैसे कि ये क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, अब यहाँ पे ये बाहर ही तो प्रेजेंट है, और जो बाहर प्रेजेंट है वो क्या है, यहाँ पे नाम दिया गया है, फिलामेंट नाम दिया गया है। ओके, और ये सबसे फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजिला। हुक की अगर हम बात करें तो हुक इम्बेडेड इन दी सेल इन्वेलप, तो यहाँ पे जो सेल इन्वेलप है उसमें क्या होता है, धसा हुआ रहता है, कौन, हुक। बेसल बॉडी की बात करें, इट इज अटैच टू दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाय रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसल बॉडी, हुक एंड दी फिलामेंट। अब हम आगे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में दिए गए हैं एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो ब्राउन पोर्शन क्या है, ये सेल वॉल है, फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्या, ग्लाइकोक्लेलिक्स या फिर ग्लाइकोक्लेलिक्स में स्लाइम लेयर बोल रहे हैं या फिर कैप्सूल, नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ये जो ब्राउन पोर्शन है ये क्या है, सेल वॉल है। ओके, और यहाँ पे जो उसके बाद जो यहाँ पे अंदर साइड में जो है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन आउटर साइड में भी यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा। अब ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे कैप्सूल भी हो सकता है और स्लाइम लेयर भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो सेल वॉल है ये किससे मिलकर के बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से यहाँ पे मिलकर के बना हुआ है। इस इमेज को आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए, एक पिलाई एंड फिम्बरी। तो बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। तो ये जो पिलाई एंड फिम्बरी है ये भी इसी तरह से जैसे फ्लैजिला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसी तरह से ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है मोटिलिटी में या एक जगह से दूसरे जाने में, लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं करते। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो पिलाई जो है यहाँ पे इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन से बनता है। द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ठीक है, in some bacteria, they are known to help attach to the bacteria to rocks in streams and also to the host tissues. तो यहाँ पे ये जो फिम्बरी होता है ये क्या करता है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये सरफेस हो गया तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या होता है, प्रेजेंट होगा। ओके, एंड ये क्या होंगे, सम बैक्टीरिया में ये जैसे रॉक हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, तो उनसे वो अटैच करने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और जैसे होस्ट टिश्यू है, अगर ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, पैरासाइट है, तो वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है या टिश्यू है उससे अटैच होने का ये काम करेगा, कौन, फिम्बरी। तो यहाँ पे हम उसी को देखेंगे। तो ये जो फिम्बरी है शॉर्टर होता है, छोटा, न्यूमरस यानी बहुत सारे होंगे एंड थिन होंगे, फाउंड इन हंड्रेड्स पर सेल, हेल्प इन अटैचमेंट, तो होस्ट टिश्यू, सरफेस एंड अदर बैक्टीरिया से क्या करेंगे, अटैच करने में हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट इन पैथोजेनिसिटी, ठीक है, अगर वो होस्ट सेल है, अगर बैक्टीरिया जो है क्या है, बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, पैथोजेनिक है या पैरासाइट है, तो वो जो होस्ट सेल है उससे क्या करेगा, अटैच करेगा। अब अटैच करेगा तभी तो होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए पैथोजेनिसिटी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो होस्ट सेल से क्या कर सके, अटैच हो सके। एग्जाम्पल, ई कोलाई अटैचिंग टू द इंटेस्टाइनल सेल्स। मेन रोल इनका क्या होता है, अधेशन, मतलब कि चिपकना, लटकना। रिप्रोडक्शन में इनका कोई हेल्प नहीं होता और लोकोमोशन में भी इनका कोई यहाँ पे हेल्प नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता है। जो पिलाई है यहाँ पे सिंगुलर पिलस हम इसको कहते हैं। लॉन्गर एंड फीवर, लॉन्ग लंबे होते हैं फिम्बरी से और कम होते हैं, 1 to 10%। थिकर
देन फिम्बरी, तो फिम्बरी जो होता है उससे थोड़ा सा मोटा होगा, मोस्टली फाउंड इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। स्पेशल टाइप सेक्स पिलस हम कहते हैं, जिसको हम कंजुगेशन पिलस भी कहते हैं। तो कंजुगेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को यहाँ पे क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये जो पिलाई है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए प्लाज्मिड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट यूज्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन, ठीक है। तो ये कंजुगेशन वाला जो पार्ट है, तो इसमें आप इतना याद रखिए कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल देता है, ठीक है, थ्रू कंजुगेशन प्रोसेस। तो इसमें जो ये जो पिलस है, ये पिलाई है, यही क्या करता है, काम करता है। ये बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया होगा, तो यहाँ पे इस तरह से पिलाई जो है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया। तो पिलाई का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, जेनेटिक एक्सचेंज का या कंजुगेशन का। तो ये रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर है, तो फ्लैजिला यहाँ पे सबसे लंबा है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। उसके बाद उससे जो शॉर्ट लेंथ का जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, ये क्या है, पिलस है। अब ये पिलस जो है 1 से 10 ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं निकले हुए, ये क्या है, फिम्बरी। क्या है ये, फिम्बरी। ओके, अब यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो मेन जीनोमिक मटेरियल है जो कि नेकेड है। नेकेड का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से फॉर्म नहीं है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड। नेकेड जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बैक्टीरियल का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज की। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, 50s एंड 30s सब यूनिट, which when present together form 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ओके, तो ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ये जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो उसी से ये इस तरह से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ठीक है, इसी से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये हमने पहले ही देखा है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, वो कैसे होते हैं, 70s के होते हैं, ठीक है, 70s सब यूनिट के होते हैं। अब यहाँ पे ये फिर से अगर आप इसको डिवाइड करो, तो 50s प्लस 30s जो छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दोनों एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, 70s। हमको 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 इस तरह से जोड़ना नहीं है, ठीक है, ये बायोलॉजी है। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी साइज की अगर हम बात करें, 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो राइबोसोम होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब राइबोसोम जो है प्रोटीन को बनाने में, सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। Several ribosomes may attach to the single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosomes of a polysome translate mRNA into proteins. Okay. तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहाँ पे, बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये जो डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, उससे ये क्या बनाता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज देता है सेल को कि आपको ये वाला प्रोटीन बनाना है, ठीक है। अभी आप बस इतना ही समझिए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना। अब ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए में ये जो छोटे छोटे राइबोसोम के 50s एंड 30s सब यूनिट है, 50s एंड 30s सब यूनिट है, वो क्या होके आ करके इस तरह से जुड़ जाते हैं। और ये जो इस तरह से आपको फ्लावर टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म करेगा। अब ये जो प्रोटीन है, वो सेल को जो भी नीड है वहां पे, तो उसमें वो क्या करेगा, उस प्रोटीन को वहां पे काम में लगाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे जो है डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए में ये जो राइबोसोम आकर के चिपक जा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्या करेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, इंक्लूजन बॉडीज की। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, ये रिजर्व मटेरियल होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, आर स्टोर्ड इन दी साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो ये जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं, ये क्या होते हैं, रिजर्व मटेरियल होते हैं,
कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और स्टोर कहाँ पे होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है? दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। तो कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम से ये बाउंड नहीं होते हैं। एंड लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पे जो इंक्लूजन बॉडी है, रिजर्व मटेरियल है, लाइव फ्री एंड स्टोर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। दैट इज इंपॉर्टेंट। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी दोनों के दोनों जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इंक्लूजन बॉडी का यहाँ पे एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ओके, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। नाउ गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे गैस वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो गैस वैक्यूल जो है आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। और इनका काम क्या होता है? ये डू नॉट स्टोर फूड और गैसेस। तो ये जो गैस वैक्यूल इनका नाम है, लेकिन ये कोई भी तरह का फूड हो गया या फिर गैस हो गया उनको स्टोर करके नहीं रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अब ये वाटर है तो उसमें तैरने में, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। कौन? गैस वैक्यूल्स। मेड अप ऑफ प्रोटीन नॉट लिपिड्स। ओके, एग्जाम्पल ये गैस वैक्यूल आपको साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें देखने को मिलता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये अपना खाना खुद से बनाने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ पे अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि ये यहाँ पे क्या हो गया? फिमरी हो गया, ये फ्लैजिला हो गया, ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए, नेकेड है इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, ठीक है? ये जो ब्लू है ये इंक्लूजन बॉडी है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? मीजोजोम, जिसमें रेस्पिरेटरी क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ओके, ये जो है ये क्या है? सेल वॉल है। अब यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है? प्लाज्मिड है जो कि यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्मॉलर डीएनए होता है। ओके, ये पिलाई है, ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये फिमरी है, ये अधेशन में हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ पे ये क्रोमेटोफोर है। क्रोमेटोफोर जो कि जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। और ये क्रोमेटोफोर कहाँ पे प्रेजेंट थे? साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट थे। इसी तरह पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्योंकि क्रोमेटोफोर में यहाँ पे आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये क्या है? राइबोसोम है जो कि 70s प्रेजेंट होता है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो नीट 2025 का ये क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन इज क्रिस्टी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर्स। तो मीजोसोम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से आया है? डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? नीट 2025 का क्वेश्चन। री एग्जाम 2024 में अगेन मीजोजोम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह से जो टॉपिक्स हैं वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो मीजोजोम इन अ सेल इज, तो इसको आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और ऑप्शंस पढ़ेंगे और आप खुद बनाएंगे। ओके, ये जो एमआरएनए लिखा है ये कैपिटल एम इस तरह से नहीं लिखा होगा, ये इस तरह से लिखा होगा। ओके, ये एमआरएनए को लिखने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मणिपुर नीट 2023 में पूछा गया है। तो ये भी आपको कहाँ से ये ये क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी पढ़ करके बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर नीट 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज के बारे में क्या गलत है ये बताना है आपको। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, नीट नीट 2016, ठीक है, 2016 में पूछा गया है। सो ये सारे क्वेश्चंस को आपको पॉज करना है वीडियो को और बनाना है। और एनसीईआरटी में आपको खोजना है कि ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी में कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? और एनसीईआरटी में आप वहां पर इस तरह से मार्क कर दीजिएगा कि ये वाला जो लाइन है ये नीट 2025 में पूछा गया है, ठीक है? तो जब भी आप एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे तो वो आपकी आंखों के सामने रहेगा और उसको आप थोड़ा सा और केयरफुल होकर के पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे नीट 2024 में मीजोसोम के बारे में पूछा गया था, नीट 2025 में फिर से मीजोसोम के बारे में पूछ दिया गया, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या करना है? मार्क करना है क्वेश्चंस को कि कहाँ-कहाँ पर आए हैं। और
यहीं पर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।